स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आप सभी को एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बीए कोर्स की प्रिपरेशन में हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कराऊंगा। बीए कोर्स की प्रिपरेशन में हिस्ट्री के टॉपिक का यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था और काफ़ी बच्चों को वो पार्ट पसंद भी आया था। एक बार आप हमारे कंटेंट को देखिए, आपको आज के बाद हिस्ट्री के या फिर ज्योग्राफी के या फिर कहिए बीए की प्रिपरेशनल के लिए हमारा चैनल आपको बढ़िया भी लग जाएगा। क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको जो तैयारी करा रहे हैं, पहले आपको नोट्स दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको उस मतलब कि पूरे टॉपिक से क्वेश्चन कराएंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले जो वीडियो में था, जो पहला पार्ट था, उसमें मैंने आपको प्राक इतिहास के बारे में समझाया था और इस समय हम हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो प्राक इतिहास किसे कहा जाता है? जिस समय के बारे में हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मालूम होती, उसी समय को हम प्राक इतिहास कहते हैं। अब आपका प्राक इतिहास जो है 3 काल में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, प्राक इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम बात करेंगे पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल में हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की जिसकी संभावना रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं पुरापाषाण काल से रिलेटेड, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि पुरापाषाण काल में मानव जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। मतलब ये जो पुरापाषाण काल है, इसमें मानव अपने जीवन पार्जन के लिए, जीवन को मतलब चलाने के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। मतलब वो शिकार करता था और खाने वाली वस्तुओं पर क्या होता था, वो निर्भर रहता था। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ लिखा है कि इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। तो ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है आखेटक या खाद्य संग्राहक काल किसे कहा गया है। ऑप्शन आपके दिए जाएंगे तो आपको बताना है पुरापाषाण काल। नंबर नेक्स्ट, आग की खोज इसी काल में हुई थी। पुरापाषाण काल में ही आग की खोज की गई थी। बट ध्यान दीजिएगा, आग की खोज भले पुरापाषाण काल में हुई थी, लेकिन उसका उपयोग ज़्यादातर नवपाषाण काल में किया गया था। लेकिन खोज आग की पुरापाषाण काल में ही हुई है। आगे देखते हैं, इस काल में मनुष्य खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इस काल में जितने मानव होते थे वो खुले आकाश के नीचे रहते थे। मतलब अपना कोई घर नहीं बनाए थे। ज़्यादातर वो मतलब कि नदियों के किनारे या झील के पास में होते थे। इस काल के मनुष्य समूह बनाकर चलते थे, ये बात भी याद रखिएगा। और इस काल के मनुष्य जो हैं वो शवों को दफनाना भी सीख चुके थे। इस काल के मनुष्य जो हैं वो चित्रकारी भी सीख चुके थे। ये बातें आप यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल के नीचे हमने यह तीर लगाया है और आगे आपको नवपाषाण काल दिखेगा, उसमें ऊपर तीर लगाया है। मतलब मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की सारी बातें लाइन से यहाँ पर दोनों की बातें यहाँ समझाई गई हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर यहाँ पर, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। भाई कुत्ता तो पहले से ही था, ये जानते हो आप सभी, लेकिन वो कुत्ता मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। नंबर सेकेंड, नवपाषाण काल से मानव में कृषि कार्य प्रारंभ किया। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। तो कृषि का जो सिलसिला है वो नवपाषाण काल से चलता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वीडियो के अंत में एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आप यहाँ तक आए हैं तो। आगे देखिए, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य
मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मतलब जो भारत में व्यवस्थित कृषि है उसका पहला साक्ष्य, पहला प्रमाण, पहला प्रूफ मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी एंट्रेंस एग्जाम का एक अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है। नंबर नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ध्यान दीजिए, आग की जो खोज है वो पुरापाषाण काल में, और पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में किया गया। नेक्स्ट नंबर, मध्य पाषाण काल के छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। मतलब जो मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे औजार हुआ करते थे उन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोलडिहवा इलाहाबाद से पाया गया है। मतलब इलाहाबाद में एक स्थान है कोलडिहवा, वहाँ पर चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो ये नवपाषाण काल और जो आपका मध्य पाषाण काल है, दोनों की रिलेटेड बातें थी। अब हमने यहाँ लिखा है सदैव याद रखें, आपके जानकारी के लिए लिखा है ताड़पत्र क्या होता है। देखो, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्तों को हम ताड़पत्र कहते हैं। ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते ताड़पत्र कहलाते हैं। फिर भोजपत्र क्या है, भोर्ज नामक पेड़ की छाल, भोर्ज नामक पेड़ की छाल भोजपत्र कहलाती है। तीसरा, ताम्रपत्र क्या है, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े ताम्रपत्र कहलाते हैं। स्तंभलेख क्या है, पत्थर के खम्भों पर लिखे पत्र, पत्थर के खम्भों पर लिखे पत्र जो हैं वो स्तंभलेख हैं। शिलालेख किसे कहते हैं, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। दो बातें और हैं, इसके बाद अच्छा सा चीज़ आपको और मिलेगा, ठीक है। लिखा है वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब मैंने प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में समझाया कि वो समय जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी ही नहीं है, और यहाँ पर लिखित जानकारी तो है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आगे लिखा है जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब लिखित जानकारी भी मिलती है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब देखिए, आपको कुछ और बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पुरातत्व, ये पुरातत्व क्या होता है, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। तो मतलब प्राचीन काल में मानव द्वारा जो प्रयोग में लाई गई वस्तुएं हैं, मंदिर हैं, इमारत के जो अवशेष बचे हैं, जो आज मतलब अवशेष जिनका बचा है, उनका जो अध्ययन होगा वो पुरातत्व कहलाएगा, और अध्ययन करने वाले को हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। इसे भी ध्यान दें। लिखा है महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ध्यान दीजिए, लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। आप अच्छा सा नोट तैयार कर लीजिए, आपको यूपीएससी के लिए भी काम देगा आगे। फिर यहाँ पर दो बातें, संग्रहालय और धर्मेत्तर साहित्य। संग्रहालय क्या है, ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। धर्मेत्तर साहित्य क्या है, धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्यिक ग्रंथ को हम धर्मेत्तर साहित्य कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।